हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड क्लास लेने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण का सेकेंड क्लास है। इसके पहले मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण से। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ाया है और यह चैप्टर दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग 6 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज 7वीं रासायनिक अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं कि 7वीं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जो 7वीं रासायनिक अभिक्रिया है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो दोस्तों, हर एक रासायनिक अभिक्रिया को बिल्कुल तोड़ तोड़ के आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी टॉपिक में ना आए। अगर इस पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी वीडियो, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा मुक्त होगी। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में आपकी ऊष्मा बाहर निकलेगी। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो जैसे पहला आपका एग्जाम्पल इस प्रकार से है। जैसे आप कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो आपका बनकर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो दोस्तों, कार्बन को ऑक्सीजन से आपने क्रिया कराया तो आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में दोस्तों 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हुई। किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हुई। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन से ऑक्सीजन को क्रिया कराने पर जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसमें 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है, मुक्त होती है, उत्सर्जन होता है। इस 94.3 किलो कैलोरी को दोस्तों आप 94,300 कैलोरी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। तो हम पूरे में जब 1000 से गुणा कराएंगे तो हमारा 94,300 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड एग्जांपल आप देख लीजिए। सेकेंड एग्जांपल आपका ये है कि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो आपका बन जाता है जल। हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो आपका जल बनकर आता है। तो इस कंडीशन में 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, या यह कह सकते हैं बाहर निकलती है या उत्सर्जन होता है। किलो कैलोरी। अब दोस्तों 136.8 किलो कैलोरी को यदि आप कैलोरी में लिखेंगे तो क्या होगा, 136,800 कैलोरी। ओके, यानी क्या करना होता है, किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज करने के लिए आपको 1000 से गुणा करना होता है। ओके, तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
उष्माशोषी, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषित होता है, उष्मा अवशोषित होती है, उसको हम बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, यानी ग्रहण कर ली जाती है, उसको हम बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यदि आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, लेकिन इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनने में आपको 42 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। 42 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। ओके, क्या हुआ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में आपने क्रिया कराया तो आपका बना नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराने पर नाइट्रोजन और ऑक्साइड के बनने के लिए आपको 42 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था, यानी पर्याप्त था तो उतना कैलोरी उष्मा बाहर निकल रही थी। इसमें क्या, इतने किलो कैलोरी की उष्मा की आवश्यकता हो रही है क्योंकि अवशोषित किया जा रहा है। अब सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। सेकेंड एग्जांपल इस प्रकार से है, जैसे आपका PCl5 होता है। PCl5 में आपको उष्मा की आवश्यकता होती है जब ये PCl3 और Cl2 में टूटता है। आपको उष्मा की आवश्यकता होती है जब ये PCl3 और Cl2 में टूटता है, यानी PCl5 को आप वियोजित करेंगे तो आपका PCl3 और PCl2 बनता है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको उष्मा की आवश्यकता होती है। और एक चीज और आप समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर तो लिख दिया कि 94.3 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है, बाहर निकलती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका मान नहीं पता है कि कितने कैलोरी उष्मा मुक्त हो रही है तो यहाँ पर आप केवल उष्मा लिख सकते हैं। यानी यदि आपको उष्मा की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर उष्मा की वैल्यू नहीं पता है तो केवल आप उष्मा लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपकी रासायनिक अभिक्रिया है मंद तथा तीव्र अभिक्रियाएं। दोस्तों मंद तथा तीव्र अभिक्रियाएं, आप दैनिक जीवन में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं देखते हैं कि जिनको पूरा होने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा समझिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया आप ऐसे देखते हैं कि जिनको पूरा होने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका क्षण में जंग लगना, जो आपका क्षण होता है, अगर आप उसमें जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी क्षण का जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो क्षण में जंग लगती है तो उस जंग को लगने में कई महीने कई साल लग जाते हैं। तो कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई महीने और कई साल लग जाए, यानी काफी ज्यादा टाइम लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया, क्षण में जंग लगना, क्षण का जंग लगना। ओके, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझाते हैं आपको तीव्र अभिक्रिया। तो दोस्तों कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिनको पूरा होने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिनको पूरा होने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं, उसको हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। जैसे आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को आप यदि करा देते हैं, सोडियम क्लोराइड को आप यदि AgNO3 के साथ क्रिया करा देते हैं, सोडियम क्लोराइड को आप AgNO3 के साथ क्रिया करा देते हैं, तो क्या बनता है आपका, तो आपका बन जाता है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। यानी कि आपने सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराया तो आपका सिल्वर क्लोराइड प्लस का सोडियम नाइट्रेट बना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के होने में दोस्तों कुछ ही सेकंड लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, तीव्र अभिक्रिया। ओके, ये हो जाएगी आपका तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपको मंद तथा तीव्र अभिक्रियाएं समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया है। 10वां है आपका ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं तो समझिएगा कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, तो नाम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अपचयन, तो ऑक्सीकरण जो होता है इसमें सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास। क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास। यानी जो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की हानि। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एग्जांपल देखिएगा इस प्रकार से है। जैसे 2mg प्लस का O2 है, 2mg प्लस का O2 है, इसकी जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? 2mgO। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जुड़कर क्या बना आपका? 2mgO। यानी इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो रहा है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, यदि ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब समझते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, मान लीजिए ये आपका पहला था। अब सेकंड एग्जांपल आप समझिएगा अपचयन अभिक्रिया का, कि आपका अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो जस्ट इसी का अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। जैसे आपका ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होगा तो जो अपचयन होगा तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास। और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। ओके, तो आप एक को याद करें तो दोनों आपका याद हो जाएगा। जस्ट अपोजिट करना है। ऑक्सीकरण का याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का, तो उसी का जस्ट अपोजिट करना है, ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन का संयोग। अब इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल इस प्रकार से है, जैसे PbO प्लस का कार्बन, इसमें जब आप बनाते हैं तो आपका बनता है Pb प्लस CO। तो इसमें क्या हो रहा है? PbO से आपका बन रहा है Pb, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी आ रही है। यहाँ पर PbO था और यहाँ पर हो गया Pb, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो अपचयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को अवकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकारक भी। तो इतना सा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या से आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में कभी काल, मतलब रेयर केस में एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप अंसार पेपर उठाकर देख सकते हैं हरियंत पब्लिकेशन का। उसमें दोस्तों कभी एक का दुक्का, मतलब 2-4 साल में एक आध बार पूछ लिया गया है ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको पढ़ना है, ये नहीं कि नहीं पूछता नहीं। आपको मैं पढ़ाऊंगा इस प्रकार से कि आप किसी भी यौगिक में किसी भी अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, बस सिंपल सा हम एक आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको किसी भी यौगिक में किसी भी
तत्व या किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है। एक बात और, आपके लिए संडे को एक स्पेशल सेशन आएगा अनसॉल्व पेपर का, जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन रैपिड फायर करवाएंगे। यानी 50 साइंस के, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन मैथ के, जो कि हरियंत की बुक से होगा 2019 का। तो 2019 में आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम का कैसा पेपर बना था, उसी भी आप पर संडे को स्पेशल सेशन आपका आएगा 100 क्वेश्चंस का सीरीज। तो दोस्तों उसको जरूर देखिएगा और उस सेशन को आप देखने से आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने तैयारी को जान सकते हैं और उस तैयारी को जानकर दोस्तों किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में क्या कमी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों संडे को स्पेशल सेशन अनसॉल्व पेपर का जरूर देखिएगा। तो देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। समझिएगा, ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश की संख्या होती है। क्या बोला गया है कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए Na पर प्लस है, क्लोरीन पर माइनस है, हाइड्रोजन पर प्लस है, तो किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन पर जो आवेश होता है वही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे Na पर प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, प्लस का 1। ओके, यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो क्या होगा, माइनस का 1। यहीं पर हाइड्रोजन पर प्लस है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो क्या होगा, प्लस का 1। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और किसी भी उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यदि ऑलरेडी उदासीन है कोई भी परमाणु तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। थर्ड आपका मुक्त तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह भी 0 होता है। मुक्त तत्वों का सेंस है कि जैसे आपने लिख दिया Cl2O2 H2S, यानी मुक्त तत्वों का सेंस है कि एक तत्व किसी भी अन्य तत्व से जुड़े नहीं होंगे। मुक्त तत्व का यही मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि एक तत्व किसी अन्य तत्व से जुड़े नहीं होंगे तो उसको हम बोलते हैं मुक्त तत्व। जैसे मैंने लिख दिया Cl2O2 H2 और S, तो ये सारे मुक्त तत्व हैं। तो इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा ऑक्सीकरण संख्या वह आपका होगा 0। अब ये तो आपको मैंने बताया मुक्त तत्व। अब संयुक्त तत्व भी मैंने आपको बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए SO2 HCl, तो ये संयुक्त तत्व है। संयुक्त तत्व इसको नहीं बोलेंगे, संयुक्त यौगिक बोलेंगे। ओके, तो मुक्त तत्व क्या हो जाएगा, जो किसी भी अन्य तत्व से जुड़ा ना हो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा मुक्त तत्व। तो मुक्त तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। नेक्स्ट आपका है किसी आयन अथवा मूलक का ऑक्सीकरण उस पे उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि कोई भी आयन हो तो ऑक्सीकरण संख्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। यदि कोई भी मुक्त तत्व है तो उस पे जो ऑक्सीकरण उस पे जो आयन होगा, चाहे प्लस आयन हो ऋण आयन, तो वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। जैसे अगर हम बात कर ले Na पर प्लस है और मान लीजिए बेरिलियम पे प्लस का 2 है और उसी तरह मान लीजिए आयरन पे प्लस का 3 है, तो इनके तीनों के अगर ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। क्या होगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। यानी इस पे जो आयन था वही उनकी ऑक्सीकरण संख्या। हमेशा कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए ऑक्सीकरण संख्या से तो प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपका +1 आ रहा है तो +1 ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे। ओके, अगर +1 आ रहा है तो +1 लिख रहा है।
अगर -1 आ रहा है तो -1, तो प्लस माइनस का बिल्कुल याद रखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर करके आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे NO3 पर माइनस है, फिर उसके बाद से SO4 पर -2 है, फिर उसके बाद से आपका PO4 पर -3 है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1, -2 और फिर -3, तो -1, -2, -3। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, उसको भी आप समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों तत्व आपके हाइड्रोजन में आते हैं। चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, चाहे क्लोरीन ले लीजिए, चाहे ब्रोमीन ले लीजिए, चाहे आयोडीन ले लीजिए, तो ये सारे आपके क्या आते हैं? हाइड्रोजन में आते हैं। तो हाइड्रोजन जो होते हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह -1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, और यहीं पर यदि ए हाइड्रोजन O2 से संयोग करे, यानी क्या हो? OF2 हो, केवल ऑक्सीजन के साथ संयोग करे, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी। तो धनात्मक का सेंस क्या है? यहाँ पर -1 था, तो यहाँ पर क्या होगा? +1। तो इतना आपको याद रखना है कि यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। कब? जब स्वतंत्र अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेते हैं, तो जो आपका -1 था वही +1 हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अंक +1 होती है। जो आपका हाइड्रोजन होता है, इसका ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ON का सेंस है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। लेकिन यदि इसी में हाइड्रोडो की बात करें, हाइड्रोडो की बात करें, तो उसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। क्या होता है? -1। ये स्पेशल कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब वहीं पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। क्या होता है? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -2। लेकिन अगर इसी में हम पराक्साइड की बात करें, किसकी बात करें? पराक्साइड की बात करें, तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है -1। और अगर यदि यह OF2 की बात करें, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या क्या ध्यान में रखना है। ओके, इस पर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसी भी यौगिक में किसी भी अणु या किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को आप समझिएगा। जैसे मैंने आपका एक एग्जांपल ले लिया H2SO4, तो इसमें आपको यश का ऑक्सीकरण नंबर निकालना है। ऐसे लिख दे सकता है कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ओके, तो ये आपसे पूछ लिया गया है कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। हमको किसका निकालना? सल्फर का। तो माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपका X है। 1 से 2 क्वेश्चन मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। माना कि मैंने सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन का कितना भाग लिया गया? 2 भाग, तो 2। और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1, तो यहाँ पर +1। ओके, फिर बीच में क्या लगाएंगे? प्लस।
यहाँ पर एक लिख सकते हैं, यहाँ +1 बात बराबर है, ठीक। फिर प्लस, अब आती है सल्फर, तो सल्फर का मैंने क्या माना x, तो x यहाँ पर रख देना है प्लस। अब आती है बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना भाग लिया गया है, 4 भाग, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, -2, तो यहाँ पर -2 रख देंगे, और बराबर क्या रखना है, 0। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन का 2 भाग लिया तो 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 या 1 लिख सकते हैं। फिर बीच में आपको प्लस लेना है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मैंने x माना है, फिर बीच में प्लस लेना है, फिर ऑक्सीजन का 4 भाग है, तो 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, -2 = 0 रखना है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 दूना -8, ओके, अब बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, -8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, -8 में 2 घटाएंगे तो -6 बराबर 0। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस है इधर तो उधर जाएगा 6, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी 6, यानी कि जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी 6 होगा। इसलिए इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल और समझ लीजिए आप, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। जैसे HNO3 है, HNO3 में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है, +1, तो +1, फिर बीच में प्लस बड़ा सा लगा लीजिए। फिर नाइट्रोजन का क्या माना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मान लिया मैंने कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहाँ पर आप x रख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 3 पार्ट लिया गया, तो 3 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अभी बताया, -2, तो -2 रख देंगे, बराबर 0। अब सॉल्व कर लेना है, तो 1 प्लस x 3 दूना -6 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि आपके नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर चली आई 5। ओके, तो ये भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल एक और आप देख लीजिए, पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि NaNO3 में आप बताइए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। इस एग्जांपल को भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1, जैसा कि मैंने एग्जांपल में ही बताया। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या आपका हो जाएगी +1। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट टाइम लीजिएगा। जैसे सोडियम आपका होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11। ये तो पता ही होगा आपको कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 2, 8 और 1, यानी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो किसी के पास यदि कोई चीज ज्यादा होती है तो किसमें शो होता है, प्लस में, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। ऐसे भी आप चेक करते हैं। वहीं पर ऑक्सीजन का भी चेक कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, 2, 6। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अपने बाहरी कोश का अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी -2 रीडी हो गया। तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाता है। ओके, अब समझिए। तो सोडियम की आपकी ऑक्सीकरण संख्या +1 आ गई, और नाइट्रोजन का मान लीजिए x, माना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, और O का आपको क्या पता है, -2। आप सॉल्व कर लीजिए। तो सोडियम का +1 प्लस
नाइट्रोजन का नहीं पता है तो x रख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 3 पार्ट लिया गया है तो 3 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 5। यानी कि NaNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 5 आ गई। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी भी यौगिक में किसी भी अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को आप सिंपल तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको पूरी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण संख्या पढ़ा दिया। कल मैं उत्प्रेरण पूरी तरह से पढ़ा दूंगा। इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्लास यानी कल आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी हमारी पिछली वीडियो या कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं दोस्तों आपको उसका अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन दे सकूं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।